नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग और आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अब बेकाबू होती जा रहे हालात को संभाल नहीं पा रही। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के संक्रमण को रोकने की तरकीब और इसकी दवा खोजने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर आई है। न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश बन चुका है। जी हां, न्यूजीलैंड के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के अंतिम मरीज को भी उपचार के बाद स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया। पिछले 17 दिन से देश में कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब देश में मरीजों की संख्या 0 हो गई है। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने सामाजिक और आर्थिक पाबंदियों को हटाने की घोषणा करते हुए कहा कि अब देश वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगा। हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमने कोरोना वायरस के संक्रमण को पूरी तरीके से रोक दिया है, लेकिन इस दिशा में अभी भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश में कोरोना के केस 0 होने की खबर से वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने डांस भी किया। Cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. And so today, I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again, and we will start almost immediately. We move down to COVID-19 alert level 1 from midnight tonight. What was your immediate reaction when you heard there were no active cases of COVID-19 remaining in New Zealand? I did a little dance. Definitely not. I showed Neve. She was caught a little by surprise, but she joined in, having absolutely no idea why I was dancing around the lounge. But तो ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट ने दुनिया के तौर तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया है। हर साल सितंबर के महीने में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की महासभा का इस बार होना थोड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कहना है कि इस साल दुनिया के नेताओं का महासभा के लिए आना नामुमकिन है, जो कि 75 साल में पहली बार होगा। संयुक्त राष्ट्र के तिजानी मोहम्मद ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि 193 देशों के नेता अपना संबोधन यूएन को जरूर देंगे, लेकिन इस बार उनका न्यूयॉर्क आकर महासभा में हिस्सा लेना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रपति या फिर एक नेता कभी अकेला नहीं चलता और पूरे डेलीगेशन के साथ न्यूयॉर्क आना अभी संभव नहीं है। देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन अब तक जो होता आया है वैसा तो बिल्कुल होता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि इस साल संयुक्त राष्ट्र को अपने गठन का 75वें साल का जश्न मनाना था। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने नेताओं से अपील की कि वो सभी अपना रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं। दूसरी ओर तिजानी मोहम्मद ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हम सिर्फ कुछ 100 लोगों को एंट्री दे सकते हैं। सामान्य स्थिति में यह संख्या हजारों में होती है। इस साल लोगों को उम्मीद थी कि अधिक लोग आएंगे क्योंकि सेलिब्रेशन बड़ा होने वाला था। वहीं अमेरिका में इस वक्त अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि वाशिंगटन समेत देश के कई बड़े शहरों में बीते दिनों हिंसा भी देखने को मिली। हालांकि अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड उतारने का फैसला लिया था, लेकिन अब वाशिंगटन से उन्होंने इन्हें वापस बुला लिया है। एक अधिकारी का कहना है कि ट्रंप वाशिंगटन में 10,000 सैनिक उतारना चाहते थे। पेंटागन की ओर से लगातार सड़कों पर नेशनल गार्ड की तैनाती का विरोध किया जा रहा था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक इसको लेकर राष्ट्रपति के दफ्तर में बहस भी हुई। हालांकि कई शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती भी की गई थी। अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन की सड़कों से इन्हें वापस बुलाने का फैसला किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रक्षा सचिव मार्क एस्पर, चीफ ऑफिस स्टाफ समेत कई अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आगे किसी की नहीं चली और नेशनल गार्ड की तैनाती भी की गई।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और ओडिशा के बाद अब पश्चिम बंगाल जनसंवाद रैली को संबोधित करने पहुंचे। और आपको बता दें कि अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए डिजिटल रैली की। इस दौरान उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी जी की लोकप्रियता से डरकर बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। गृह मंत्री ने अम्फान और कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस बंगाल में कभी रविंद्र संगीत की गूंज होती थी, वो बंगाल अब बम धमाकों से दहल रहा है। शाह ने कहा कि ममता सरकार को राज्य के गरीबों के बारे में बिल्कुल भी उनको चिंता नहीं है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन्होंने गरीबों को नहीं लेने दिया। उन्हें डर है कि इससे मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव बाद में जब बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो उसके 1 मिनट बाद यहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। नेता नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो 70 साल तक नहीं लिए गए थे। महात्मा गांधी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था, राजेंद्र बाबू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मगर ये कांग्रेस कभी भी उनको नागरिकता देना नहीं चाहती थी। हमने मित्रों 60 करोड़ गरीबों को आवास, बिजली, शौचालय, सिलेंडर, बैंक खाते देने के साथ साथ अब एक ही कमी रह गई थी कि इनको शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता था। मैं गुजरात से आता हूं। पहले गुजरात 80 के दशक में गुजरात के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड हुआ करता था। आज तो नहीं है। जल संचय अभियान मोदी जी ने चलाया और गुजरात के अंदर फ्लोराइड निकल गया है। परंतु उस वक्त मैंने देखा था कई युवा 25 साल की उम्र में उनके बाल सफेद हो जाते थे, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। ये फ्लोराइड का असर उनको अकाल वृद्धत्व देता था। और देश के 25 करोड़ लोगों को शुद्ध पीने का पानी आज भी भाग्य में नहीं है। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पीसीसी में राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान राज्यसभा चुनाव, लॉकडाउन और नरेगा को लेकर भी बात की गई। साथ ही साथ पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा चुनाव में निश्चित रूप से हम जीतेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पीसीसी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट देने के बाद आने वाला समय लोगों के लिए जिम्मेदारी का है। जो सार्वजनिक व व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले गए हैं वहां आम जनता को पूरी तरह एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग करना पड़ेगा। नए नए मापदंड तय किए। कई राज्यों ने, शहरों ने लॉकडाउन को खोला है और बाज़ारों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में छूट दी गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाला समय जिम्मेदारी का समय है लोगों के लिए। अब तक सरकारें और अधिकारी प्रोटोकॉल इशू करते थे और नए नए मापदंड तय किए गए थे। अब जब छूट हो रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए अब दायित्व जनता का है, नागरिकों का है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं, वो हम लोग लें। इसलिए जो पब्लिक स्पेसेस खुल रहे हैं, खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग इसको छूट मानें, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है, इलाज वैक्सीन मिली नहीं है। इसलिए देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। आने वाले चंद हफ्तों में हम लोगों को अगर मुकाबला करना है तो संक्रमण के फैलाव को रोकना पड़ेगा। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रिकॉशन लें, दूरी मेंटेन करें और जो मास्क और सैनिटाइजेशन की बात है उसको लगातार करते रहें। अब जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने पिछले जितने लॉकडाउन हुए उसमें लगातार सरकार के साथ साथ संगठन ने काम किया और कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग अलग ज़िलों में हमारे पदाधिकारियों ने जो वितरण किया है उसमें 1,33,25,000 हम लोगों ने फूड के पैकेट वितरण करे हैं। लगभग 30 लाख परिवारों को ड्राई राशन उपलब्ध कराया है। वो इस बात को समझता है कि बहुमत किसके पास है। अब बेवजह भ्रम फैलाकर कोई अगर पैदा करना चाहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुमत इसके पास हम सब जानते हैं, कोई किसी को चिंता की ज़रूरत नहीं है। और पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे तब कांग्रेस पार्टी ने एक निर्दलीय व्यक्ति को समर्थन किया था, चुनाव हुआ था। इस बार भी भाजपा ने एक और उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि चुनाव हो, अनअपोज चुनाव ना हो। लेकिन
इस प्रकार भ्रम फैलाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पे मौजूद है। लोकेश, आज कई मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों के साथ में बैठकर चर्चा की है और साथ ही साथ कई और सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें लॉकडाउन, कोरोना महामारी और आने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने बड़ी मुख्य बातें बताई हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे राज्यसभा चुनावों को लेकर और क्या कुछ अपडेट उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कही। उमंग, लगातार इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। डिप्टी सीएम पायलट पीसीसी पहुंचे थे, वहां कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात की और संगठन के स्तर पर राज्यसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी पीसीसी चीफ के बतौर वहां की जाती है, उन तैयारियों का फीडबैक लिया। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान संगठन के जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कांग्रेस ने एक अभियान चलाकर पीसीसी में कंट्रोल रूम स्थापित किया था कि लोगों तक मदद पहुंचानी है, उन मददों का भी फीडबैक लिया। साथ ही साथ मीडिया को जानकारी दी कि 1.5 करोड़ के आसपास जो रसद किट है पीसीसी की टीम ने आमजन और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए हैं। वहीं दूसरी ओर मेडिकल किट भी पहुंचाए गए। वहीं नरेगा को लेकर भी पीसीसी चीफ ने अपनी बात को रखा। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि नरेगा प्रदेश के जो मजदूर हैं और लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, उनके लिए संजीवनी साबित हुई है। आज के दिन वर्तमान में नरेगा के तहत प्रदेश में 50 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो पूरे देश में नरेगा के क्षेत्र में प्रदेश पहले पायदान पर है रोजगार देने में। बिल्कुल लोकेश, और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए नरेगा की, जहां तक आपने बात करी है, तो एक मुख्य जो हम कह सकते हैं उपलब्धि ये राजस्थान के लिए और इसका श्रेय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को जाता है कि पंचायती राज विभाग के साथ साथ नरेगा के तहत जितने लोगों को, जो भले ही वो प्रवासी श्रमिक हो या हमारे राजस्थान के ही मजदूर भाई हो, गरीब लोग हो, उनको जिस बड़े पैमाने पर नरेगा के तहत उन्हें कार्य दिया गया है ताकि इस कोरोना लॉकडाउन में भी उनका घर चलता रहे, वो वाकई में काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोकेश? जी बिल्कुल, क्योंकि इस मुश्किल दौर में जब एक समय लॉकडाउन में लोग घरों में कहते हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां और ज्यादा खराब थी, क्योंकि रोजगार के ज्यादा अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में होते नहीं है। ऐसे में लोगों के सामने रोजी उनकी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रदेश की इसी भावनाओं को समझते हुए और किसानों और मजदूरों को ध्यान में रखते हुए नरेगा के तहत जो काम किया वाकई में काबिले तारीफ है। पूरे प्रदेश में आज सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नरेगा के काम हो रहे हैं और ये तारीफ की बात है कि पूरे प्रदेश में एक भी नरेगा श्रमिक आज की तारीख तक पॉजिटिव नहीं आया, संक्रमण का शिकार नहीं हुआ। ये प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट की एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल लोकेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना का संक्रमण लगा है। आपको बता दें दोनों को ही दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी और इसके बाद जब उनका कोरोना टेस्ट किया गया तो बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स के साकेत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। आज दोनों का जब टेस्ट रिपोर्ट देखी गई तो उसमें पॉजिटिव आया है। अब दोनों का ही वहां पर इलाज चल रहा है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, जिस प्रकार से इस समय राज्यसभा चुनावों की चर्चा जोरों पर है, इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं बीजेपी से राज्यसभा के लिए। अब ऐसे में कोरोना के इस संकट काल में उनका कोरोना से संक्रमित हो जाना, क्या लगता है आपको कि
क्या राज्यसभा उम्मीदवारी पर उनके कोई खतरा है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि उनकी उम्मीदवारी पर कोई खतरा नहीं है और वो दावेदार नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि वो उम्मीदवार हैं। जी। वो प्रथम वरीयता के उम्मीदवार हैं। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राजनीति का जो अभी राजनीति का हाल है, उसमें बीजेपी को राज्यसभा में 2 सीटें मिलना बिल्कुल तय है, 100% तय है। जी। और इनके 2 ही उम्मीदवार हैं। रहा ये कोरोना संक्रमित को इसलिए हो गए होंगे क्योंकि आम जन से मिलना उनका जारी रहा। जी। और आम जनों के बीच में क्राउड में जाने पर इन्फेक्शन फैलने का खतरा तो रहता ही है। जी। ठीक है। और दूसरी बात, जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, सिंधिया जी बड़े खुले मन से भाजपा में आए थे और भाजपा ने खुले मन से उन्हें स्वीकार किया है। जी। इसलिए उनकी उम्मीदवारी पर या आगे उनके भविष्य पर किसी प्रकार का प्रश्न लगाना उचित नहीं होगा। और जल्दी ही, जैसे कि दूसरे मरीज कोरोना के ठीक हो रहे हैं, सिंधिया जी और माधवी राजे सिंधिया जी भी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, जी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल अवधेश जी, सूत्रों के हिसाब से बताया भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य जी और उनकी माताश्री के जो सेहत में लगातार सुधार भी देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुधार होगा। वो तो आम, क्योंकि सार्वजनिक जीवन है और सार्वजनिक जीवन में कई तरह के लोगों से मिलना होता है। और क्योंकि ये कोरोना एक ऐसी बीमारी, ऐसा इन्फेक्शन है जिसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जी। और इसके संपर्क में आने में, आपको मालूम है कि संपर्क में आने में पूरी एक चेन बनती है, यानी एक व्यक्ति से कम 40 लोग संक्रमित होते हैं। जी। तो हो सकता है उनको संक्रमण हो गया हो, अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उनको कोरोना संक्रमण हुआ है। जी। लेकिन वो बहुत जल्दी से शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे और राज्यसभा में तो उनकी विजय सुनिश्चित है। बिल्कुल अवधेश जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने का और हमारे साथ में जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बढ़ते अगली खबर की और, जहां चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच दिल्ली में भी अब राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच सोशल मीडिया पर शायराना वार पलटवार हुआ। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर रक्षा मंत्री पर निशाना साधा। मंगलवार सुबह राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, रक्षा मंत्री का हाथ पर कमेंट करना खत्म हो जाए तो वे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि सोमवार को ही राहुल गांधी ने एक शेर के जरिए चीन मसले पर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब उसी अंदाज में दिया। उन्होंने राहुल गांधी, वहीं अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने अब अपने ताजा ट्वीट में इसी बयान का जिक्र भी किया है जिसमें राजनाथ सिंह ने हाथ यानी कांग्रेस के चुनावी चिन्ह पर तंज कसा। आपको बता दें कि सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने चीन मसले पर भी जवाब दिया। साथ ही उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद को संसद में विस्तार से जानकारी देने की भी बात कही थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ जाएंगे। शेखर, जिस प्रकार से अगर बात की जाए हमारे जो सीमा पर जो तनाव चल रहा है और कुछ ही दिन पहले मैराथन बैठक भी हुई थी चीनी कमांडर्स और हमारे कमांडर्स में, उसके बाद विवादों का एक सिलसिला शुरू हो गया और ताजा घटनाक्रम कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का है। जिस प्रकार से हालांकि उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं, उसी लिहाज से, उसी शायराना अंदाज में रक्षा मंत्री ने भी कमेंट किया और अब ऐसा लगता है कि ये एक वाद विवाद सा शुरू हो गया है, ट्विटर वॉर छिड़ गया है। शेखर, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की सीमा पर स्थिति बनी हुई थी वो काफी गंभीर थी, चिंताजनक थी और उससे भारत को किस तरीके से निकलना है इसकी रणनीति सरकार को ही बनानी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आमतौर पर विपक्ष इस तरीके के मौकों को छोड़ता नहीं है। राजनाथ सिंह ने जिस तरीके की शेर व शायरी का इस्तेमाल किया उसमें भी शायर का नाम गलत बताया, वो लखनवी की शायरी थी और मिर्जा गालिब का शेर उन्होंने बता दिया, तो वो उसी जगह पर ट्रैप हो गए। और जब इस तरीके की स्थिति बन जाती है तो उसके बाद आमतौर पर विपक्ष जो है वो छोड़ता नहीं है और चूंकि उन्होंने हाथ को कोट अनकोट किया था, लिहाजा कांग्रेस का एक हक बनता था कि वो अपनी तरह से इस पर सियासत करे। वो राहुल गांधी ने सियासत शुरू कर दी है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार के साथ न खड़ी होकर के और अलग अलग अपने बयान देती आई है या कुछ अलग एंगल से अपनी बात को रखती आई है, वो उसको कटघरे में भी खड़ा करता है और कई बार उस पर सवालिया निशान भी लगाता है। तो वही कुछ हुआ है इस बार भी।
राजनाथ सिंह ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर काउंटर अटैक राहुल गांधी का, और उसके बाद जो अब स्थिति बनी है तो जाहिर सी बात है कि सियासत की एक अजीबोगरीब स्थिति बनी है। बिल्कुल शेखर, फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर आपको बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में डीडीएमए की एक बैठक हुई और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। बैठक में मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक हम 5 लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमण दिल्ली में देखेंगे। और इस बैठक में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के इस फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5 लाख से भी अधिक केस हो सकते हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के आदेश को पलटा तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एलजी के पास अस्पतालों को लेकर कोई प्लान नहीं और ना ही उनके पास कोई डेटा है। तो ये प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से भी कहा प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए, उनका डेटा इकट्ठा किया जाए और जो गांव स्तर पर ब्लॉक स्तर पर हो इसके साथ ही उनकी स्किल मैपिंग भी की जाए जिससे रोजगार देने में उन्हें मदद हो। अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें उनकी मदद करें। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलायन के दौरान मजदूरों पर दर्ज किए गए लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाए, सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के भीतर घर भेज दिया जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा फोन लाइन पे मौजूद है। नीरज, अक्सर ये देखा गया है कि जब सरकारें कंफ्यूज्ड सी लगती हैं और वाद विवाद उनके हर फैसले में देखा जाता है, पक्ष विपक्ष की बातें होने लग जाती हैं, तब अक्सर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ है। जब प्रवासी श्रमिकों को लेकर राजनीति शुरू हो गई तब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। क्या कहेंगे नीरज? देखिए उमंग, आपने भी और हम लोगों ने भी तमाम वो सारी खबरें कवर करी हैं जब से मजदूर पलायन कर रहे थे और वो प्रवासी मजदूर अपने अपने घर आ रहे थे। तो उनके आने की शुरू में भले ही कोई व्यवस्था ना हो लेकिन बाद में वो व्यवस्था हुई, लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ लोग इस पूरे मामले में कोर्ट गए और कोर्ट ने वही चीज कहा जो लगातार चल रही है, क्योंकि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार उनको लाया जा रहा है। अब तो आवागमन भी खोल दिया गया है तो इसलिए कोई और बहुत ज्यादा दिक्कतें भी नहीं है। हालांकि ट्रेन के लिए जरूर कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत हो तो ट्रेनों की भी अतिरिक्त व्यवस्था करें और किसी तरह जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाया जाए और उनके रोजगार वगैरह की भी सारी व्यवस्था की जाए। तो इस बात के लिए तो पहले ही सरकारों ने अपनी अपनी बातें कह रखी हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए जॉब कार्ड और मनरेगा में जो जिस लायक है उस हिसाब से उसको रोजगार दिया जा रहा है। और हालांकि अब कोर्ट ने कह दिया है तो इस मामले को और सीरियस जो अधिकारी ग्राउंड लेवल के हैं वो नहीं लेते हैं इन तमाम बातों को, तो अब वो भी इन बातों को सीरियस लेंगे और जो मजदूर प्रवासी आ रहे हैं अपना अपना काम धंधा छोड़कर, कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन रहा, सबके उद्योग धंधे बैठे और वो अब गांव आ रहे हैं, उनके पास रोजी रोटी का संकट है, तो सरकारें तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, लेकिन अगर एक ऊपर से भी आदेश आ जाता है तो उसमें तेजी और आ जाती है, तो निश्चित तौर से अब इसमें तेजी आएगी। बिल्कुल नीरज, आपने सही कहा कि अगर प्रयास तेज किए जाएंगे तो कोरोना संक्रमण से निपटने में और साथ ही साथ जो भी मजदूर प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस जाना चाहते हैं या जो घर पहुंच चुके हैं और वो काम पर वापस आना चाहते हैं उनकी भी मदद उतनी ही तेजी से हो पाएगी। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेज होती स्पीड के बीच लगभग सभी किस्म की गतिविधियां खोल दी गई हैं। आपको बता दें कि बाजार से मॉल तक, मंदिर से मस्जिद तक सब कुछ खुल गया है। जहां लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं तो वहीं इस पर एक 2 साल के बच्चे ने चिंता जाहिर करते हुए लॉकडाउन में छूट और दिल्ली में टेस्टिंग व्यवस्था पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ अपने पिता के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।
जी हां, दरअसल 2 साल के बच्चे ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है और इस याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक से हालात बिगड़ गए हैं। इसके अलावा बेड और वेंटिलेटर्स जैसी सुविधाओं की कमी ने भी स्थिति चिंताजनक बना दी है। तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 2 जून के ऑर्डर की वो कॉपी भी मांगी जिसमें बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग से जुड़ी बात कही गई थी। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, तो दिल्ली में हालांकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इतना इंतजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, आईसीयू का, सबका इंतजाम किया हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।